2014 ਦੇ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਇਕ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्हां दे नाल पंजाब के मुख्यमंत्री और एक ऐसी शख्सियत जिन्हां दी पूरे हिंदुस्तान दे विच बहुत इज्जत है, सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रधान श्री कमल शर्मा जी, हुणे भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए सरदार दलजीत सिंह कोहली साहब, स्टेज के उत्ते मौजूद भारतीय जनता पार्टी के शिरोमणि अकाली दल के बहुत बड़े लीडर साहिबान और अमृतसर के इतिहास के विच सब तो वड्डी रैली के विच इत्थे आए हुए मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों और मेरे वीरों, मेरे नाल एक बार फतेह दी सांझ करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी जी, ये जनसमूह बहुत देर से आपकी इंतजार कर रहा है। वैसे तो सारा देश अब 16 मई की इंतजार में है कि कब हिंदुस्तान की 2014 के चुनाव के परिणाम आए और हिंदुस्तान में सरकार का परिवर्तन हो। मेरे वीरों, आज देश की जनता परेशान है कि कीमतां आसमान ते छू चुकी हैं। आज देश की जनता परेशान है कि हिंदुस्तान दे विच इंडस्ट्री बंद हो रही है। आज देश की जनता परेशान है कि हिंदुस्तान दे विच पूंजी लगनी निवेश बंद हो चुका है। आज देश की जनता परेशान है कि कई लीडरां ने बेईमानी और करप्शन नाल पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिते ने। आज देश की जनता परेशान है कि हिंदुस्तान की सुरक्षा कमजोर हो गई है। आज देश दे विच दो लहरां चल रही ने। पहली लहर वे कि कांग्रेस की सरकार बदली जाए और इस सरकार नूं इस चोण दे विच हराया जाए। लेकिन दूसरी लहर एक उम्मीद की लहर है और वो दूसरी लहर है कि भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल ते साडे गठजोड़ दे सारे साथी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व दे विच हिंदुस्तान दे विच एक दूजी सरकार बनाणगे जो मुल्क की हुण रहनुमाई करेगी और इस देश नूं यह रस्ता दिखाएगी। 2014 की यह चोण ऐतिहासिक चोण होएगी। लोग उम्मीद करते हैं कि देश की सुरक्षा मजबूत होएगी, देश की इकोनॉमी तगड़ी होएगी, देश दे विच जो बेईमानी का बोलबाला वे वो अपने आप इच खत्म होएगा। पंजाब वास्ते यह नवी सरकार जड़ी बनेगी, यदी अपनी अहमियत होएगी। पंजाब दे पिछे खड़े होना, पंजाब की बाह फड़ना, पंजाब की मदद करना इस सरकार का उद्देश्य होएगा। जिथों तक श्री अमृतसर साहब का सवाल है, मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझना वा कि इस पवित्र गुरु नगरी दे विच चोण लड़न वास्ते और यदि सेवा करने वास्ते शिरोमणि अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी ने मैनू अपना साझा उम्मीदवार बनाया वे। किसी वास्ते भी और खास तौर से किसी पंजाबी वास्ते इस तो वड्डा खुश नसीबी की गल हो नहीं सकती। मोदी जी, हमने एक सपना देखा है कि जो पूरी गरिमा और सम्मान इस शहर का दुनिया में है, इसकी खूबसूरती और इसका अस्तित्व
उसके अनुकूल हम लोग बना दें। वो अमृतसर बने जिस अमृतसर इस देश का सबसे साफ सुथरा शहर हो। वो अमृतसर बने जहां चौड़ी सड़कें हों, फ्लाईओवर हों, जो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाए। आपने भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कहा है कि देश में हम टूरिज्म सर्किट्स बनाएंगे। अमृतसर जैसा धार्मिक स्थान उस धार्मिक टूरिज्म का पहला केंद्र बन सकता है। अमृतसर से उद्योग उठ के जा चुके हैं। या उद्योगों को पुनः स्थापित करना या शिक्षा के संस्थान बनाना, और सीमा साथ है, सीमा से व्यापार हो तो उसका केंद्र भी अमृतसर बनेगा, तभी इसकी अर्थव्यवस्था कूदेगी और पनपेगी। ऐसी है जड़ा सपना देखिया वे, उस सपने नूं असी हकीकत विच बदलना वे। और एक होर जंग असी 16 मई तो शुरू करनी है। पंजाब दा है हलका और बॉर्डर दे नाल लगे हुए कई सूबे और जिले जो नशे दी ग्रिप विच आ चुके ने, बॉर्डर दे उत्ते ओ निगरानी रखनी है जो टेररिस्टां दे खिलाफ हुंदी है। ऐ भी टेररिज्म तो घट जंग नहीं, नार्को टेररिज्म के खिलाफ भी 16 मई तो उही ही जंग शुरू करनी है जो पहले असी कभी टेररिज्म के खिलाफ देखी है। मोदी जी सारे अभियान के लिए पूरा पंजाब प्रतीक्षा कर रहा है कि कब एनडीए की सरकार आपके नेतृत्व में बने और पंजाब की बाजू पकड़ने का काम आपकी सरकार करेगी। मैं सारे अमृतसर वासियों नूं विश्वास दिलाना चाहना वा कि 30 तरीक की इस चौन दे विच जिस तरह सारे हिंदुस्तान दे विच एक लहर चल रही है, अज जड़े पंजाब दे विच प्रोग्राम होए ने उही लहर इत्थे दोहरा दिओ। पता चले कि पंजाब दा भी एक बड़ा वड्डा दस्ता दिल्ली दी सरकार विच जाएगा और पंजाब वास्ते जाके पूरा न्याय अगले 5 साल वास्ते करेगा। तुहाडे सब दा बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग थोड़े दिनों बाद देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाले सरदार श्री नरेंद्र मोदी जी इस हल्के तो पार्लीमेंट का इलेक्शन लड़ने वाले देश के दिमाग भारतीय जनता पार्टी के बहुत उगे लीडर राज्य सभा लीडर ऑफ द अपोजिशन श्री अरुण जेटली जी, पंजाब भारतीय जनता पार्टी के प्रधान कमल शर्मा जी, मजीठिया साहब ते अज ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सरदार मनमोहन सिंह जिहड़े के प्राइम मिनिस्टर, उन्हां दे सगे भाई ते उन्हां दे साहबजादे कोहली साहब ते इस हल्के दे कोने कोने तो आए बहुत ही सत्कारयोग वीरों भैनों नौजवानों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी खुशी की गल है कि अज इस पवित्र शहर के विच श्री नरेंद्र मोदी जी तशरीफ ले आए हैं। पर देखो अपनी खुशकिस्मती है कि साडे इस हल्के की नुमाइंदगी करने वास्ते अरुण जेटली जी नूं आपां हथ बन के लिया, क्योंकि इस वेले जो लोड़ है पंजाब के लोगों नूं ये तो मोदी जी की तो सरकार बन जानी है, पर सानू यह जा मुदई चाहिए अरुण जेटली जी वर्गा जिहड़ा जाके, क्योंकि इन्हां दा मोदी जी की सज्जी बांह और सरकार बनाउण विच भी
मोदी जी सब तो ज्यादा जे मशवरा लैणगे तो अरुण जेटली जी तो लैणगे और उस कैबिनेट दे ये बहुत अहम मंत्री होंगे कि जिहड़ा इन्हां दे मुकाबले विच कैंडीडेट लड़ रहा है कि मैं उहदा नाम लवां ना लैंदा भी मैनूं शर्म आउंदी है। उहदी सारी तुसीं लाइफ जानदे हो किस तरह की शख्सियत है और उन्होंने मालवे के लोगों ने तो थुप जाता। देखो पिछली बार उन्हें अपने लड़के नूं बठिंडे हल्के तो खड़ा किया और सानू बड़ा ललकारिया कि बादल परिवार का कोई मेरे लड़के के मुकाबले ते कोई इलैक्शन लड़े। असी क्या कोई नहीं, साडे को फिर दोबारा रोज ही अखबार में ओदा यही जिवें हुण इत्थे बयान दिंदा है, रोज कोई ना कोई बयान दिया करे। फिर सानू मजबूर होके भी भारत सिमरत नूं लड़ाउणा पिया और 1.25 लाख वोटां ते उत्थे परिवार नूं सारा इन्हां ने जोर ला लिया, उत्थे उन्हां नूं हराया। फिर इन्हां दा जिहड़ा मोती महल है उहदे नाल लगदियां कंधां ते समाणा हलका है असैंबली का, उत्थे फिर इन्हें अपना लड़का खड़ा किया, दिन रात किया और उन्होंने भी साडे कैंडीडेट जिहड़े हन उन्होंने हराया। हुण भरावो उत्थे दा इहदा दाल लगदा नहीं, हुण माझे जाके क्योंकि पता नहीं हुंदा ते इह तां एक वड्डा बहुत वड्डा लपौड़ संख है और बस इस तरह ही इधर उधर दीयां गल्लां करदा है। इसलिए भराओ ये फसली बटेरे है, इन्हें कुछ नहीं करना। सही मायने जे पंजाब की देश की सेवा कर सकते हैं तो अरुण जेटली जी वर्गे कर सकते हैं। तो मैनू पता जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना ही मिठा होऊ ना, इस करके थोड़ियां थोड़ियां गल्लां च उठ के जेटली साहब नूं आ 2-3 दिन रह गए, ये होर भी स्पीड तेज कर दो। मैं धन्नवादी हाँ दोवां पार्टियां दे वर्करां दा कि बहुत दिन रात एक करके लगे है और अपना सब तो बड़ा फर्ज यही समझते। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मंच पर विराजमान भारत की राजनीति के ऋषि पुरुष, हम सबके आदरणीय सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, मंच पर विराजमान शिरोमणि अकाली दल एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस चुनाव में अमृतसर के लोकसभा के प्रत्याशी मेरे परम मित्र श्री अरुण जेटली जी और विशाल संख्या में पधारे हुए भारत के भाग्य विधाता मेरे भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस पवित्र नगरी में आप सबके आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर मिला है। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के भाई श्रीमान दलजीत सिंह जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। हम लोगों की ताकत में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। मैं भारतीय जनता पार्टी में आपका हृदय से स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी यह सिर्फ मेंबरशिप वाली पार्टी नहीं है, ये रिलेशनशिप वाली पार्टी है। हमारा आपका खून का रिश्ता बन जाता है और मुझे विश्वास है आप जिन सपनों को लेकर के देश के लिए जो जो अच्छा हो, इन भावनाओं को लेकर के आए हो, भारतीय जनता पार्टी
आपको पूरा विश्वास देती है कि उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल मिलकर के कोई कमी नहीं रखेंगे। मैं फिर एक बार आपका भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में भ्रमण कर रहा हूं। चुनाव पहले भी देखे थे, चुनाव इस बार भी देखे हैं, लेकिन ये चुनाव का जो रूप है, रंग है, शायद हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे चुनाव कभी हुए नहीं है। ये ऐसे चुनाव है जो राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे हैं। ये ऐसे चुनाव है जो राजनेता नहीं लड़ रहे हैं। ये ऐसे चुनाव है जो उम्मीदवार नहीं लड़ रहे हैं। ये पहला चुनाव ऐसा है, हिंदुस्तान के नागरिक चुनाव लड़ रहे हैं, कोटि कोटि जन चुनाव लड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, अब तक अलग अलग चरणों में आधे से अधिक लोकसभा सीटों का मतदान हो चुका है और जैसे जैसे चरण चुनाव का समाप्त होता गया, वैसे वैसे कांग्रेस के नेताओं का मिजाज बदलता गया। हमारे देश के पॉलिटिकल पंडित इस बात का बढ़िया एनालिसिस कर सकते हैं। चुनाव घोषित हुए तब कांग्रेस पार्टी इस मिजाज में थी कि जैसे वो हर बार जोड़ो तोड़ो की राजनीति करके, भाई भतीजेवाद की राजनीति करके अपनी गोटी बिठा देंगे और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बातें कर रहे थे। चुनाव घोषित होने के बाद उनको सूझता ही नहीं था जाए तो कहां जाए, कैसे जाए, किसके सहारे जाए, कोई रास्ता सूझता नहीं था। और जैसे जैसे एक एक चरण का मतदान होने लगा, कांग्रेस का हौसला पस्त हो गया। कांग्रेस को अपने मुद्दे छोड़ने पड़े। कांग्रेस को व्यक्तिगत गाली गलौज तक उतर के आना पड़ा है। ये इसलिए अब तक जो चरण हुए चुनाव के, उसमें दो बातें मतदाताओं ने पक्की कर ली है। एक, अब मां बेटे की सरकार जा रही है। देश के मतदाता जिन्होंने अब तक मतदान किया है, उसमें यह फैसला हो चुका है कि मां बेटे की सरकार गई, कोई बचा नहीं सकता है। और दूसरा काम मतदाताओं ने आने वाली नई सरकार की नींव का शिलान्यास भी कर दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, अब जो मतदान होना बाकी है, उनके जिम्मे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्योंकि अब तक के मतदाताओं ने उनको भगा दिया, निकाल दिया, मां बेटी गए, लेकिन मजबूत सरकार बनाने का जिम्मा अब जिनको मतदान करना है उन पर है। भाइयों बहनों, मैं पंजाब से भली भांति परिचित हूं। मैंने सालों तक यहां काम किया है, हर गली मोहल्ले से गुजरा हूं और मेरा ये सौभाग्य रहा
कि अरुण जी के साथ मेरी मित्रता विद्यार्थी काल से है। वे जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब से मेरा उनका परिचय है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं आज अमृतसर को कहना चाहता हूं, वे करीब 20 साल से भी ज्यादा समय से गुजरात में राज्यसभा के सांसद हैं। एक सांसद किसी राज्य का कितना भला कर सकता है। जब वे अटल जी की सरकार में मंत्री थे तब, जब वे विपक्ष के नेता बने तब, सांसद के नाते अरुण जेटली की कार्यकुशलता, विकास के प्रति समर्पण, तेजस्वी बुद्धि प्रतिभा, बेदाग चरित्र, साथियों के लिए सदा सर्वदा समर्पित, भाइयों बहनों, सार्वजनिक जीवन में ऐसे हीरे मिलना बहुत मुश्किल होता है। आज जो हिंदुस्तान में गुजरात के विकास के मॉडल की चर्चा हो रही है, चारों तरफ गुजरात ने कमाल कर दिया, ये जो आपको सुनने को मिलता है, उसमें मेरे एक अत्यंत निकट के साथी के नाते अरुण जेटली की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने गुजरात को अपना बना लिया था। एक प्रकार से तो अरुण जी को यहां भेजना गुजरात का बहुत बड़ा घाटा है। लेकिन मैं देश के भविष्य को समझता हूं। हिंदुस्तान की विकास यात्रा में अब नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। हम हिंदुस्तान को अपने दरवाजे बंद कर करके रुक नहीं सकते। 21वीं सदी एशिया की सदी है। अगर 21वीं सदी एशिया की सदी है तो उसमें हिंदुस्तान की भूमिका क्या है? और हिंदुस्तान की भूमिका है, वो कौन से राज्य है जो एशिया के व्यापार वस्तु में, विकास की यात्रा में अपना दबदबा खड़ा कर सकते हैं। भाइयों बहनों, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, दो लोग जरूर मिलेंगे। एक गुजराती मिलेगा, दूसरा सरदार मिलेगा। गुजराती और पंजाबी दुनिया में कहीं जाओ, वो कंधे से कंधा मिला करके उस देश के विकास के लिए भी अपने विकास के लिए लगे रहते हैं। भाइयों बहनों, अगर हमने विकास की योजना में पूरे नॉर्थ भारत का केंद्र बिंदु अमृतसर बनाते, ईस्ट का केंद्र बिंदु कलकत्ता बनाते, पश्चिम का केंद्र बिंदु जैसे मुंबई बना हुआ है, वैसे 8-10 केंद्र बिंदु बना करके इस देश को अगर आगे बढ़ाते तो यह देश दुनिया में छा जाता। लेकिन भाइयों बहनों, भूतकाल की दिल्ली की सरकारों ने अमृतसर के पोटेंशियल को समझे नहीं। ये नगरी स्वर्ण मंदिर के नाते, गुरु नगरी के नाते मत्था टेकने के लिए हर किसी को आकर्षित करती है। लेकिन यही नगरी हिंदुस्तान की आर्थिक क्रांति का केंद्र बिंदु बन सकती है, पूरे नॉर्थ भारत के जीवन में बदलाव ला सकती है। ये विचार किसी ने किया नहीं। भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं, ये ताकत अरुण जेटली जी में है। भाइयों बहनों, ये एक अवसर है। ईश्वर अवसर को हमने खोना नहीं चाहिए।
और एक बार ये तो पक्का है, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली है। अकाली दल भाजपा मिलके सरकार चलाने वाले हैं और अरुण जेटली जी का योगदान अमृतसर को कहां से कहां ले जा सकता है, ये समझाने के लिए किसी बच्चे को भी तकलीफ नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे बड़ी बड़ी बातें बताना नहीं चाहता हूं, छोटी छोटी बातें बताता हूं, कैसे बदलाव लाया जा सकता है। बहुत छोटी छोटी बातें। मैं अमृतसर में रहा हूं, मुझे मालूम है कि किस प्रकार से अलग अलग जगह को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। हमारी दिल्ली सरकार टूरिज्म को लेकर के दुनिया भर के अंदर टीवी में एडवर्टाइजमेंट कर रही है, करे, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन क्या कारण है कि दुनिया की तुलना में हमारा टूरिज्म का ग्राफ गिरता चला जा रहा है? क्या कारण है हमारा टूरिज्म बढ़ नहीं रहा है? जो प्राथमिक चीजों पर ध्यान देना चाहिए वे भी हम नहीं दे पाए। दुनिया के लोगों को हिंदुस्तान का आकर्षण पैदा हुआ है, लेकिन जब हिंदुस्तान की बात आती है बोले ये तो ठीक है, बड़ा गंदा है, सफाई नहीं है, स्वच्छता नहीं है। सारे विश्व में अगर टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो एक महत्वपूर्ण काम जिसको मैंने ठान ली है, 16 मई के बाद बीजेपी की सरकार बनने के बाद आपको लगेगा मोदी जी प्रधानमंत्री इस काम के लिए बन रहे हो क्या? हां, इस काम के लिए बन रहा हूं। भाइयों बहनों, 5 साल के बाद महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आने वाली है। महात्मा गांधी उनके जीवन में सफाई के संबंध में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, बड़े आग्रही थे। क्या हम देशवासी महात्मा गांधी को 150वें वर्ष पर ऐसी श्रद्धांजलि न दें कि हमारा देश स्वच्छ होगा, साफ सुथरा होगा, हमारा अमृतसर इतना स्वच्छ होगा, इतना स्वच्छ होगा कि दुनिया के टूरिस्टों को यहां पर आकर के रहने का मन कर जाए, ऐसा हम अमृतसर बनाएंगे। भाइयों बहनों, आज स्वच्छता का काम भी एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट बिजनेस बना हुआ है। वेस्ट में थे वेल्थ क्रिएट होती है, कूड़े कचरे में से बिजली मिलती है। नए तरीके से सोचें। और भाइयों बहनों, हमारा सपना है हिंदुस्तान के 500 स्थान जिसमें सारे तीर्थ क्षेत्र आ जाए, उनका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट दुनिया के समृद्ध शहरों की बराबरी का करने का हमने ठान के रखा हुआ है और ये हो सकता है। भाइयों बहनों, अमृतसर के पास इतनी पोटेंशियल पड़ी है। मैं अमृतसर के विकास के लिए मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला है। आगे चल करके अरुण जी की मदद से उसको और रिफाइन करेंगे, बादल साहब के आशीर्वाद लेंगे, उसको और अच्छे ढंग से हम आपके पास लाएंगे। लेकिन चुनावी सभा में जितना मैं कह सकता हूं उतना मैं कहना चाहता हूं। मेरे दिमाग में 5T फॉर्मूला है। टी यानी मैं चाय वाला हूं इसलिए टी नहीं कह रहा हूं। 5T फॉर्मूला है। ट्रेड, ट्रेडिशन,
टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म। इन पांचों में अमृतसर को सिखाना पड़े ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इनके पास है। ट्रेड, ट्रेडिशन, टैलेंट, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, इसको हमने जोड़ करके अपग्रेड करने की आवश्यकता है। और एक बार इसको हमने अपग्रेड किया, भाइयों बहनों, टूरिज्म में इतना पोटेंशियल है। आज पूरे विश्व में $3 ट्रिलियन का टूरिज्म का बिजनेस है। दुनिया में टूरिज्म का ग्रोथ 40% है, अनप्रेसिडेंटेड है। सारी दुनिया को देखने के लिए लालायित है। भारत का तो अपना 125 करोड़ नागरिकों का यात्रा का आकर्षण पड़ा हुआ है, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने इस क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया। भाइयों बहनों, टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें कम से कम लागत से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कमाई होती है। टूरिज्म के कारण फूल बेचने वाला भी कमाता है, फल बेचने वाला भी कमाता है, प्रसाद बेचने वाला कमाता है, ऑटो रिक्शा वाला कमाता है, टैक्सी वाला कमाता है, छोटे छोटे गेस्ट हाउस वाले कमाते हैं, हैंडीक्राफ्ट बेचने वाला कमाता है। हर गरीब को रोजी रोटी देने की गारंटी टूरिज्म में होती है। और भाइयों बहनों, टूरिज्म ऐसा है, बाकी सब कमाते हैं, चाय वाला तो डबल कमाता है। भाइयों बहनों, अब मेरे मन में एक विचार चल रहा है। हमारे देश में जो रेलवे है, वो रेलवे पैसेंजर ट्रेन है, गुड्स ट्रेन है, दो प्रकार की ट्रेनें चलती हैं। मेरा सपना है तीसरे प्रकार की ट्रेन चालू करना। ये तीसरे प्रकार की ट्रेन की मेरी कल्पना है यात्री ट्रेन। और यात्री ट्रेन का मेरा मन का विचार है, क्यों न पटना साहिब से अमृतसर साहिब तक एक सीधी ट्रेन क्यों न चले। सिर्फ ट्रेन नहीं, सुनिए, और मैं मानता हूं मेरी बात दरबार साहब के दरवाजे पर पहुंचेगी, मुझे आशीर्वाद मिल जाएंगे भाइयों, आशीर्वाद मिल जाएंगे। भाइयों बहनों, पटना साहिब से अमृतसर साहिब स्पेशली डेडिकेटेड यात्री ट्रेन हो। ट्रेन का पूरा डेकोरेशन भी गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ हो। ट्रेन में शब्द कीर्तन चलते हो, लंगर चलता हो, उन यात्रियों को नहाने की, स्नान करने की, रहने की पूरी व्यवस्था हो। पटना साहिब वाले अमृतसर साहिब जाए, अमृतसर वाले पटना साहिब जाए, धीरे धीरे नांदेड़ साहब को जोड़ दे। भाइयों बहनों, एक ऐसा सर्किट बना दें, कोई दिक्कत के बिना सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी और ट्रेन में बैठ करके शब्द कीर्तन भी करता रहे, लंगर भी चलता रहे, पूरा भक्ति का वातावरण हो, गुरु परंपरा का स्मरण होता हो। आप मुझे बताइए, दुनिया भर का टूरिस्ट इस पटना साहिब से अमृतसर साहिब यात्रा करेगा कि नहीं करेगा? लोगों को रोजी रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मेरी बात आपको समझ आती है, दिल्ली में बैठी हुई सरकार को नहीं आती है। और ये काम आया, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है। हमारे देश के 125 करोड़ नागरिकों के मन में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का मन करता है। क्यों ना हमारी ट्रेन, यात्रा ट्रेन डेडिकेटेड तो 12 ज्योतिर्लिंग हो, जहां शिव भक्ति के गान चलते हो, शिव पूजा चलती हो, शिव का प्रसाद चढ़ता हो, और पूरी ट्रेन शिव भक्ति से रंगी हुई हो, और पूरी यात्रा करके लोग क्यों ना आए। जो लोग कृष्ण भक्त हैं उनके लिए श्री कृष्ण की सर्किट हो, द्वारका हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, कुरुक्षेत्र हो, अंदर का पूरा डेकोरेशन ऐसा हो, रासलीला भी चलती हो, बांसुरी का वादन भी होता हो, गीता के श्लोक भी चलते हो, गीता के कर्म के सिद्धांत की बात भी होती हो, क्यों नहीं हो सकता है?
और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, हम जब विकास के मॉडल की बात करते हैं, वो शब्द नहीं है, वो हमारी श्रद्धा है। विकास ये हमारी श्रद्धा है। और भाइयों बहनों, मैं गुजरात के अनुभव से कहता हूं, हमारी सारी समस्याओं का समाधान, हमारी सारी मुसीबतों का उपाय एकमात्र विकास है। एक बार विकास हमारी रगों में आ गया, हमारे स्वभाव में आ गया, हमारे जीवन में आ गया, हमारे उद्योग व्यापार कृषि में आ गया, इस देश की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, नौजवान मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी पर आपका कोई भरोसा है क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कोई भरोसा है क्या? ये आपका भला कर सकते हैं क्या? ये ऐसे धोखे करते हैं भाइयों बहनों, सार्वजनिक जीवन में ऐसा धोखा नहीं चलता है। कांग्रेस पार्टी ने 2009 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी, 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। ये 2009 में मां बेटे की सरकार ने वादा किया है। मैं अमृतसर के भाइयों से पूछता हूं, आप में से कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? पूरी ताकत से बताइए मुझे, कोई है जिसे दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया? आपके परिवार में किसी को दिया? आपके मोहल्ले में दिया? आपके गांव में दिया? ये क्या झूठ बोलते हैं। मैं हैरान हूं भाइयों। और बेईमानी देखिए, उन्होंने कहा था, नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, अरुण जेटली उसमें बहुत महत्व के मंत्री थे। उस समय अटल जी को 6 साल सेवा करने का मौका मिला। 6 साल में 6.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया। और ये मां बेटे की सरकार 10 साल में बैठी है, सिर्फ 1.25 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला है। आप मेरे नौजवान बताइए, आपका भविष्य इनके हाथों में सलामत है? आप अपना भाग्य बना सकते हो? तो इस सरकार को 1 मिनट रहने नहीं देना चाहिए। भाइयों बहनों, ये ऐसा धोखा करते हैं। हमारे देश के टूरिज्म को जो नुकसान हुआ है, उसमें एक कारण बलात्कार की घटनाएं हैं। पूरे समाज को हिला देने वाली घटनाएं। दिल्ली बलात्कार की नगरी के रूप में पहचाने जाने लगी है। मैडम सोनिया जी, आप एक महिला है, आपके नाक के नीचे, आपके दिल्ली में आए दिन महिलाओं के साथ जुल्म हो रहे हैं। भाइयों बहनों, जब दिल्ली में निर्भया का कांड हुआ, दिल्ली के नौजवान सड़कों पे आ गए। दिसंबर जनवरी की भयंकर ठंड थी। रात रात ये नौजवान फुटपाथ पर बैठे रहते थे, निर्भया के लिए न्याय चाहते थे, बेटियों के लिए सुरक्षा मांग रहे थे। नौजवान मैदान जंग में आए थे। और ये दिल्ली की पुलिस, मैडम सोनिया जी की सरकार, इसने दिसंबर की ठंड में रात को उन पर पानी के फव्वारे छोड़े थे। सारा देश चौंक गया था। देश को गुस्सा था। कांग्रेस को लगा कि बचने के लिए कोई रास्ता खोजो। एक चतुर लोग हैं, चालाक लोग हैं, ये बेईमान लोगों की फौज है। इन्होंने क्या किया? देश की आंख में धूल झोंकने के लिए क्या किया? बजट में
1000 करोड़ रुपया निर्भया फंड के लिए घोषित कर दिया। सारे देश के अखबारों ने जय जयकार कर दिया सरकार का, टीवी में डिबेट हो गई, निर्भया के लिए बहुत अच्छा काम किया, अब देश की बेटियों को सलामती मिलेगी, बहुत कुछ किया। हम लोग भी चुप थे, देख रहे थे, चलो भाई क्या करते हैं। भाइयों बहनों, मुझे आज दुख से साथ कहना है, 1 साल बीत गया, बहन बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपया के निर्भया फंड में से एक नया पैसा खर्च नहीं किया। डूब मरो कांग्रेस के मित्रों, डूब मरो, बेशर्मी की सीमा होती है। आपने हिंदुस्तान के बहन बेटियों के गांव पे मिर्ची छिड़कने का काम किया है। इतनी नहीं मित्रों, इतना ही नहीं, ये कैसे मोटी चमड़ी के लोग हैं, कैसे संवेदनाहीन लोग हैं। अभी जब उन्होंने इंटरिम बजट रखा, बेशर्मी की हद देखो दोस्तों, अभी जब इंटरिम बजट रखा, फिर से वही पाप, फिर से 1000 करोड़ रुपया निर्भया फंड में कागज पे लिख दिया। ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे? ऐसे लोगों से मां बेटियों की रक्षा होगी? ऐसे लोगों से दुनिया में देश की छवि बदलेगी? अगर छवि नहीं बदलेगी तो टूरिज्म होगा? कैसे देश चलाते हैं लोग? भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में अड़ोस पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे। पाकिस्तान की हरकतों का सबसे बड़ा संकट सबसे पहले पंजाब पे आता है। पहले पाकिस्तान ने युद्ध करके देखा, हिंदुस्तान ने अपना लोहा मनवा लिया। फिर उन्होंने रास्ता बदला, प्रॉक्सी वॉर शुरू किया, आतंकवाद के भरोसे, अलगाववाद के भरोसे हिंदुस्तान को परेशान करते रहना। उसमें भी यह देश की एकता अखंडता को वो चोट नहीं पहुंचा पाए। अब उन्होंने इस देश की जवानी को बर्बाद करना तय किया है। दुनिया के देशों की कई ताकतें जो भारत को शक्तिशाली देखना नहीं चाहते, जो भारत को प्रभावी देखना नहीं चाहते, जो भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत देखना नहीं चाहते, ऐसे लोगों ने योजना पूर्वक षड्यंत्र करके 2 हमले बोले हैं। एक नार्को टेररिज्म का, दूसरा फेक करेंसी का। नकली नोटें हिंदुस्तान में घुसाड़ो और भारत के अर्थतंत्र को खोखला कर दो। और दूसरा, दुनिया में जिस देश के पास 70 करोड़ से ज्यादा लोग नौजवान हो, उसकी जवानी को तबाह कर दो, नौजवानों को बर्बाद कर दो। और इसलिए नशीली चीजें, कैफी द्रव्य, नारकोटिक्स मेरे देश की जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं पंजाब में मैंने काम किया है, मैंने अनेक माताओं बहनों को रोते हुए देखा है। उनके बेटों को आदत लग गई, वो रोते रहे हैं, परिवार के परिवार उजड़ गए हैं। भाइयों बहनों, सरकार चले या न चले, सरकार बने या न बने, मेरे देश का नौजवान बचना चाहिए, मेरे देश का नौजवान बचना चाहिए। और इसलिए मैं आज इस गुरु नगरी से, इस पवित्र धरती से पंजाब की माताओं बहनों को, मैं इस गुरु नगरी से पंजाब की माताओं बहनों को, जिसका लाडला नौजवान है,
जिस मां को उस बेटे की चिंता है, उस बहन को जिसका भाई नौजवान है, जिस भाई की चिंता है, उन मेरी गुरु नगरी में से मैं पूरे पंजाब की उन माताओं बहनों को मैं विश्वास दिलाता हूं, 16 मई के बाद, दिल्ली सरकार बनने के बाद सीमा की सारी बातों का फिर से एक बार जायजा लिया जाएगा। हमारे सीमा सुरक्षा बल आखिरकार ये सीमा सुरक्षा बलों में कोई न कोई गिरावट आई है कि जिसके कारण सीमा पार से ये चीजें देश में घुस रही है, मेरे देश की जवानी बर्बाद हो रही है। भाइयों बहनों, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर जो भी बलिदान देना पड़े देने को तैयार है, लेकिन हम हमारे नौजवानों की जिंदगी तबाह नहीं होने देंगे। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, मैं एक काम कर पाऊं या न कर पाऊं, एक काम के लिए मुझे अवसर दीजिए। मेरे में दम है दोस्तों, मैं करके दूंगा, मैं करके दूंगा। मैं मेरे पंजाब की जवानी को बचाऊंगा। अगर पंजाबी की जवानी नहीं बची तो हिंदुस्तान की जवानी नहीं बच सकती। दोस्तों, ये वीरों की भूमि है। इस वीरों की भूमि को बनाए रखना ये हम सबका दायित्व है। दिल्ली सरकार नहीं कर सकती है दोस्तों, दिल्ली सरकारें नहीं कर सकती है। भाइयों बहनों, अमृतसर को आधुनिक शहर बनाना चाहिए। क्यों नहीं बन सकता है? भाइयों बहनों, क्या मेरा अमृतसर वाईफाई सिटी नहीं बन सकता है? क्या मेरा हिंदुस्तान डिजिटल इंडिया नहीं बन सकता है? क्या भाइयों बहनों, मैं वादा नहीं इरादा लेकर के आया हूं, ये मेरे एजेंडा के काम है। नौजवान को रोजगार मिले, नौजवान को रोजगार मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। माताएं बहनें सम्मान से जिए, किसान को अपनी फसल का पैसा मिले। भाइयों बहनों, एक आधुनिक भारत, यह आधुनिक भारत का सपना देख करके हम चले हुए लोग हैं। और मैं फिर बार विश्वास देता हूं आपको, आप जितनी अपेक्षा नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं, उससे ज्यादा अपेक्षा अरुण जेटली से कर सकते हैं। मेरा अनुभव है, और अरुण जेटली के यहां आने से सिर्फ दिल्ली में हमारी सरकार को लाभ होगा इतना नहीं, बादल साहब की सरकार को भी लाभ होगा। उनका तजुर्बा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज अमृतसर की धरती को प्रणाम करते हुए यहां की जनता से आग्रह करता हूं कि आप अरुण जेटली जैसा एक साथी मुझे पार्लियामेंट में भेज करके दीजिए, अमृतसर से भेज करके दीजिए। भाइयों बहनों, अकाली दल और भाजपा, कमल और तकड़ी, पंजाब से 13 की 13 चाहिए, 13 की 13 चाहिए। और ये आप देंगे, ये मैं विश्वास करता हूं। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।